नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स पे। लेक्चर नंबर 13 है एंड बड़ी हैप्पीली मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर बेसिकली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को 3 चैप्टर्स आर देयर। एक है बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसके बाद क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड देन क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की कैटेगरी में वी आर गोइंग टू डू आवर लास्ट टॉपिक एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इनटू के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। अब तक हम जिस सिस्टम के साथ डील कर रहे थे दैट वाज द मोस्ट आइडियल सिस्टम। सारे कंपार्टमेंट्स बराबर थे, आइडेंटिकल थे एंड इट वाज वेरी इजी टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ कंपार्टमेंट्स आर नॉट इक्वल? तब हम क्या करेंगे? जैसे आप बसेस वगैरह में जाते हैं, बस के अंदर एक साइड पे 3 सीटर आप लोग कह सकते हैं कि एक सीट बनी होती है और एक साइड 2 सीटर सीट होती है, मतलब 2 लोगों के बैठने के लिए। अब उस बस के अंदर अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करनी है देन हाउ टू वी बी एबल टू डू दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए छोटा सा आइडिया मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे हम डिवीजन इनटू सेल्स का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि वही जो बस है उस बस के अंदर मान लीजिए कि जो 1 सीटर सीट है उस 1 सीटर की मैंने सपोज जगह देख ली। अब जो जिसको आप 2 सीटर कह रहे हैं बेसिकली उसके अंदर वो 1 वाली 2 है और जिसको आप 3 सीटर कह रहे हैं उसके अंदर वो 1 वाली 3 है। यानी कि अगर मैं बजाय कि 3 सीटर 2 सीटर कंसीडर करने के इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर दैट 1 सीटर, तो एक सीट पे बैठने के पर्सन की कितनी प्रोबेबिलिटी, उतनी ही दूसरे की, उतनी ही तीसरे की, उतनी ही चौथी की। तो वो जो एक सीट के उसको एक सीट के हिस्से में उसको कंसीडर कर लेना, दैट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ सेल्स। क्योंकि जब हमारे पास कंपार्टमेंट अनइक्वल साइज के आ जाते हैं एंड यू आर डीलिंग विद द सिस्टम हैविंग अनइक्वल कंपार्टमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स उसके टुकड़े कर देंगे और वो टुकड़े जो करेंगे दोज विल बी इक्वल टू ईच अदर सो दैट वी मे बी एबल टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। सो देखिए किस तरीके से हम सिस्टम को अपने तरीके से ढाल के और इस कॉन्सेप्ट को वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। So we are going to discuss distribution of undistinguishable particles, distribution of undistinguishable particles। distinguishable मतलब हम इन particles को पहचान सकते हैं कि ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है। that means total n factorial ways रहेंगे वही। undistinguishable particles in के कंपार्टमेंट्स। अब हम बहुत जनरलाइज सिचुएशन पर पहुंच गए हैं। के कंपार्टमेंट्स हैं बट ऑफ के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, उनके साइज सेम नहीं है। मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल पिछले ही टॉपिक्स की तरह वी विल बी हैविंग सम कंस्ट्रेंट्स विद अस। हम लोगों को वो कंस्ट्रेंट्स, वो अजम्पशंस डिस्कस करनी पड़ेंगी ताकि हम लोग अपने आगे बढ़ सकें और थोड़ा सा आइडियलिटी के अंदर हम रहकर काम कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द अजम्पशंस इन दिस टॉपिक। अजम्पशन लिखने से पहले आपको सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। आप कहेंगे लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ सिस्टम in which there are n number of particles are present, n particles are there and there are k compartments of unequal size। कोई कितना बड़ा है, कोई कितना बड़ा है, अलग अलग इस तरीके से सपोज k compartments इसके अंदर है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड सो ऑन अप टू k compartments इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट अजम्पशन की बात करूं तो बिल्कुल वही जैसे हम 4 पार्टिकल्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने n पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, अजम्पशंस विल रिमेन सेम। पहली अजम्पशन हमने क्या ली थी कि पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट, कि इन के में से किसी एक के अंदर वो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। इसका मीनिंग भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड कर लिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन के में से बाहर जाके कहीं वो गिर गया, क्योंकि हमने पहले 2 कंपार्टमेंट्स की बात की तो मैंने वहां आपको समझाया कि उन दोनों में से किसी एक में उसको जाना ही पड़ेगा, किसी एक को उसको चूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नोटा का बटन दबाया और कोई भी नहीं। तो ऐसा केस हम उसके लिए एक्सक्लूड कर रहे हैं कि वो किसी और जगह जाके ना गिरे, उसको किसी कंपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट अजम्पशन विल बी पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स। किसी भी के में से किसी भी एक कंपार्टमेंट के अंदर
पार्टिकल को डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो इधर गिर जाए उधर गिर जाए, उसको एक चूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट रिमेन, 4 वाले में 4 कहा, n वाले में n कहा, यहाँ पे भी हमारे पास n पार्टिकल है, सो वी विल से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन n। इसका अब क्या मीनिंग हुआ कि पहले से ही कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है और बाहर गिरने के चांसेस हम पहले ही निगलेक्ट कराए हैं, तो पहले से ही कोई पार्टिकल किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट रिमेन n, ये हमेशा क्या रहेंगे, n ही रहेंगे। उसके बाद फिर ये था, जैसे हमने पिछले वाले के अंदर किया, 4 पार्टिकल्स वाले के अंदर हमने बात की कि एक कंपार्टमेंट के अंदर चारों के चारों पार्टिकल्स जा सकते हैं और एक के अंदर 0 रह सकते हैं। इसी तरीके से n पार्टिकल्स वाले में भी डिस्कस्ड कि वो n के n पार्टिकल्स किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे जा सकते हैं और एक खाली रह सकता है। एग्जैक्टली सेम कैन हैपन इन दिस केस ऑल्सो, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन गो इन वन कंपार्टमेंट, any number of particles can go in one compartment। एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने भी पार्टिकल जो हैं वो जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट कि इसमें 10 जाएंगे, इसमें 20 जाएंगे, इसमें 30 जाएंगे, इसमें 40 जाएंगे, इसमें 50 जाएंगे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। सारे के सारे, अगर मेरे पास बिलियन पार्टिकल्स हैं तो माय कंपार्टमेंट इज एबल टू कंटेन दोज बिलियन पार्टिकल्स टू। ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई हुई है कि कितने भी पार्टिकल जा सकते हैं। अनदर थिंग इज, एक अजम्पशंस अगर आप लोगों को याद आ रही हो पॉज कीजिए वीडियो को एंड रिमेंबर, रिकॉल कि कौन सी अजम्पशन रह गई। यस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की। अब प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे कंपार्टमेंट्स तो इक्वल नहीं है, लेकिन हमें तो वही प्रिंसिपल लगाना आता है और उसी के साथ ही मेजरमेंट्स करनी आती हैं। तो उस प्रिंसिपल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, डिवीजन इनटू सेल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट वी विल बी डीलिंग we will use the concept of division of compartments into cells of equal sizes। वो cells जो होंगी वो equal size की होंगी, so that we may use principle of equal a priori probability। we may use the principle of equal a priori probability। So based on these assumptions we will have to move ahead। अब हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन से वेज होंगे। इतनी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ गई, देन इट इज इजी टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मैक्रो स्टेट। सो अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने के लिए मान लीजिए आई एम गोइंग टू इरेज दीज अजम्पशंस। आई नो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आफ्टर दैट, बिकॉज हमने सिस्टम पहले से ही कंसीडर कर लिया है कि n पार्टिकल्स आर देयर, के कंपार्टमेंट्स आर देयर, तो मान लीजिए कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल्स गए n1, सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर गए n2, थर्ड के अंदर गए n3, फोर्थ के अंदर गए n4, फिफ्थ में गए n5 एंड सो ऑन अप टू nk। सो लेट अस सपोज n1 particles are contained in first compartment। अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर n1 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सिमिलरली आई कैन से n2 पार्टिकल्स आर कंटेन्ड इन सेकेंड कंपार्टमेंट, सिमिलरली n3 पार्टिकल्स आर कंटेन्ड इन थर्ड कंपार्टमेंट एंड सो ऑन nk पार्टिकल्स आर कंटेन्ड इन kth कंपार्टमेंट। तो ये तो हमने अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब बिल्कुल पिछले वाले टॉपिक्स की तरह, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, व्हाट विल बी दोज? तो टोटल नंबर ऑफ वेज, और ये मुझे पता है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 एंड सो ऑन अप टू nk विल बी इक्वल टू n। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी अजम्पशंस के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट रिमेन n, तो वो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, n के इक्वल हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑल दीज कंपार्टमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangements or distribution
ऑफ n पार्टिकल्स, कितने होंगे n पार्टिकल्स के टोटल नंबर ऑफ वेज, n फैक्टोरियल। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा आराम से, बहुत ही ईजिली आप लोगों को ये समझाया है कि हाउ आर वी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स किस तरीके से होंगी, दोज विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू n फैक्टोरियल वेज। तो n फैक्टोरियल वेज के अकॉर्डिंग हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये n फैक्टोरियल वेज इनके हो गए टोटल वेज। नाउ थिंग इज कि जो n1 पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल याद कीजिए 4 पार्टिकल्स वाला ही कॉन्सेप्ट कि हमारे पास A B C अगर इधर चले गए हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में और सेकंड के अंदर अगर D चले गए तो ये तीन भी 3 फैक्टोरियल वे से खुद में अरेंज हो सकते हैं, बट दैट वाज मीनिंगलेस फॉर अस। एग्जैक्टली सेम फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर मेरे पास मीनिंगलेस वेज कितने हो जाएंगे, n1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n3 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली सेम ये सब क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस वेज। लेकिन ये हैं क्या, these are number of ways of arranging n1 particles in first compartment, arranging n2 particles in second compartment. So I am going to write that number of ways of arranging n1 particles in first compartment. फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर n1 पार्टिकल्स के अरेंज होने के कितने वेज हैं, n1 फैक्टोरियल वेज। एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n2 particles in second compartment, this will go up to n2 factorial. Number of ways of arranging n3 particles in third compartment, it will be n3 factorial, and so on up to number of ways of arranging nk particles in kth compartment, and it will be equal to nk factorial. But mind it, all these are मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स फॉर अस, दीज आर नॉट मीनिंगफुल। अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, टोटल वेज में से इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या आ जाए, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। और मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, नथिंग बट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। यस, यू आर गेटिंग राइट। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अब हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पार्टिकल्स ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट। नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, हमें चाहिए मीनिंगफुल, तो मैंने क्या किया, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स को लिख लिया राइट हैंड साइड पे, जस्ट लाइक हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स total number of ways are n factorial, meaningless n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, and so on up to nk factorial. So this should be my thermodynamic probability of macrostate n1, n2, n3 and nk। वो वाली macrostate की thermodynamic probability है जिस स्टेट के अंदर n1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 पार्टिकल सेकेंड कंपार्टमेंट में है, n3 थर्ड में है और nk पार्टिकल्स kth कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है। बट वेट, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो गई है। वो क्या हो गई है कि ये सारा कॉन्सेप्ट था व्हेन वी वर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, मींस कंपार्टमेंट सेम थे, लेकिन यहाँ पे तो कंपार्टमेंट्स का साइज ही सेम नहीं है। तो नाउ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यस, आवर फोर्थ अजम्पशन दैट वाज डिवीजन इनटू सेल्स। अब हमें इनको सेल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, अब सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े बना दिए, बिल्कुल देखिए इस तरीके से। और ये छोटे टुकड़े, ऑल्दो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब होने की वजह से मैं इक्वल साइज़ के नहीं बना पा रही हूँ, बट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हर एक ये बड़े डब्बे के अंदर ये जो छोटे छोटे डब्बे बने, दीज आर ऑफ इक्वल साइजेस, जस्ट लाइक ग्राफ पेपर। आप लोगों के पास एक ग्राफ पेपर होता है, उसमें जो सबसे छोटा बॉक्स होता है, आप लोग कुछ भी ड्रॉ कीजिए, कैसे भी ड्रॉ कीजिए, वो सबके अंदर सेम रहता है। तो आप लोग वो टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं एंड यू डील विद दैट।
तो एग्जैक्टली सेम मैंने माना कि ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने बना दिए दीज आर द सेल्स। सो यहाँ पे आप कहेंगे लेट अस डिस्ट्रीब्यूट ईच कंपार्टमेंट इनटू सेल्स। अब वो सेल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर कितनी है, कुछ अलग होंगी, सेकंड के अंदर अलग, थर्ड के अंदर अलग, फोर्थ के अंदर अलग। सो लेट अस suppose we have distributed the cells, we have you will say that we have distributed the whole system into small cells of equal size। अब वो cells कितनी है, तो वो cells मैंने मान लिया suppose G1 cells are present in first compartment। फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर G1 cells present हैं, G2 cells are present in second compartment, ऐसे ही G3 cells are present in third compartment and so on, Gk cells are present in kth compartment। मतलब ये जो बड़ा डब्बा था फर्स्ट, इसके अंदर ये जो छोटे डब्बे आए ये कितने थे G1, यहाँ पे ये कितने थे G2, यहाँ पे कितने थे G3, यहाँ पे कितने थे G4, यहाँ पे कितने आए G5 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे Gk। तो इन दिस वे हमने क्या किया, अब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। तो यानी कि हमें इन छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर भी पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करने के लिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग N1 पार्टिकल्स इन G1 सेल्स। तो उसके लिए फिर से याद कीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये पोर्शन एक बार इरेज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि कितनी सेल्स किस कंपार्टमेंट में है। तो इसी की ऑनगोइंग इसी पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट यू विल राइट नंबर ऑफ वेज। देखिए जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर G1 सेल्स हैं, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट के पास कितने वेज, फर्स्ट पार्टिकल के पास कितने वेज है अरेंज होने के, G1 वेज। G1 सेल में से किसी में भी जा सकता है वो। सेकंड जाएगा वो भी G1 में से किसी में जा सकता है, उसके पास भी G1 वेज। थर्ड जाएगा G1 वेज, फोर्थ जाएगा G1 वेज, इस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है उसको, N1 वेज तक जाना है। इट मीन्स G1 इंटू G1 इंटू G1 इंटू, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो G1 इंटू G1 इंटू G1 इंटू G1 अप टू N1 टाइम्स। यानी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग N1 पार्टिकल्स इन G1 सेल्स किसके इक्वल हो जाएगा, G1 पावर N1। पिछले आर्टिकल्स, पिछले न्यूमेरिकल्स में भी मैंने बार बार आपको समझाया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग N पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये G1 कंपार्टमेंट्स के अंदर हमें N1 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, so G1 पावर N1। Similarly, number of ways of distributing N2 particles in G2 cells, ये क्या हो जाएगा G2 पावर N2 एंड so on up to हमें कहाँ तक जाना है, K तक। Gk सेल्स के अंदर N के पार्टिकल्स, so Gk पावर Nk। अब इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें एवरीवेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। So here and here and here and here and here, or and means multiplication. So total number of ways of distributing particles into all the cells क्या हो जाएगा, इन सब की multiplication. So total number of ways of distributing सारे के सारे particles, कौन से, n particles इन सारी ही सारी सेल्स, इन ऑल द सेल्स, कितना हो जाएगा G1 पावर N1 इंटू G2 पावर N2 इंटू G3 पावर N3 एंड Gk पावर Nk। और ये सब मीनिंगफुल हैं, और यहाँ पे हमें मीनिंगफुल ही चाहिए था, तो कुछ मीनिंगफुल हम पहले निकाल के आ चुके हैं, कुछ मीनिंगफुल हमने यहाँ निकाल लिया, दिस एंड दिस, और एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो सो एग्जैक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट N1 N2 N3 N4 एंड सो ऑन अप टू Nk। दिस शुड बी इक्वल टू जो हमने पहले कैलकुलेट की है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, वो वाली
and this one g1 power n1, g2 power n2, g3 power n3 and gk power nk. So I can write n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, nk factorial, g1 power n1, g2 power n2, g3 पावर n3, gk पावर nk. तो ये हमारे पास आ गई है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर पार्टिकल्स विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन k कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज. तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगी शॉर्ट फॉर्म के अंदर w n1 n2 n3 एंड सो ऑन अप टू nk. तो n फैक्टोरियल तो हमने लिख लिया, n फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ. इसके बाद आई कैन राइट पाई i is equal to 1 to k gi पावर ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल. अब ये पाई का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में आप समीशन यूज करते हैं, समीशन x लिख लिया, i is equal to 1 to n, तो इसका मतलब क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn. यानी कि ये x i को आपने पहले 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू n आपको पुट करते ही जाना है और उन टर्म्स को आपको क्या करवाना है, ऐड करवाना है. एग्जैक्टली सेम जो ये पाई होता है, i is equal to 1 to n, मैंने अगर xi लिख दिया तो रहेगा तो वही कि आपको पहले i1 पुट करवाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन अप टू n तक, यानी कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn. बट पहले एडिशन था, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन. तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप का सिस्टम है. सो इन दिस वे वी हैव अरेंज्ड एंड पार्टिकल्स इन k कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज. तो हमने इनको अरेंजमेंट को डिस्कस कर लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया. अब सपोज आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल्स, और आई विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 n2 n3 एंड सो ऑन अप टू nk. फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट का वही रहेगा, बिल्कुल वही. क्या था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट. तो आई विल यूज दैट thermodynamic probability multiplied by probability of microstate. तो यहाँ पे आप, और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है ये हम इस फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करके आ चुके हैं. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट you can calculate any property of particles which are being distributed in k compartments of unequal sizes. So we will be dealing with that. इसी के बेस पे ही न्यूमेरिकल जरूर मैं एक आपको करवाना चाहूंगी, so that you may be able to understand the concept कंप्लीटली. होल अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रह जानी चाहिए, कहीं पे कोई डाउट किसी के माइंड में नहीं रह जाना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू राइट अ न्यूमेरिकल. लेट अस सपोज यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. पार्टिकल्स 8 हैं, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी distributed in 2 compartments. Distributed in 2 compartments. Compartments आपके पास कितने हैं, 2, यानी कि k की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है. Now let us suppose first compartment is divided into 4 cells and second compartment is divided into 2 cells. First compartment is divided into, आप लोगों को बताया गया है कितनी सेल्स हैं, divided into 4 cells and second compartment is divided into 2 cells. आपको नंबर ऑफ सेल्स भी बता दी गई हैं और each cell is having equal a priori probability. into 2 cells यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, cells are of equal sizes, कि सारी की सारी जो सेल्स हैं उनका साइज क्या है, इक्वल है. दैट मीन्स यू कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी. सो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन गो इन एनी वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स. आई मीन टू से कि जितनी भी assumptions हमने आर्टिकल में ली हैं वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर प्रोवाइडेड हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. यू विल हैव टू कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ, calculate the thermodynamic probability of
आपको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अलग अलग स्टेट्स की। कौन कौन सी स्टेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 8 पार्टिकल्स हैं, कौन सी हो जाएगी? जल्दी जल्दी सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, पॉज कीजिए वीडियो को एंड थिंक अबाउट इट एंड आंसर कीजिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर, यू कैन आंसर। और नहीं भी करना चाहते अपने दिमाग में रखिए और इसके बाद वीडियो को आप लोग मूव ऑन कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो गया और ये हो गया नंबर 1 सपोज। और नंबर 2 आई विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल स्टेट 2। दोनों के लिए ही आपको कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज एग्जामिनेशन के अंदर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी स्टेट दे सकते हैं। वो आपको 8 पार्टिकल्स हैं, दे कैन आस्क यू 2 6 कि एक फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2, सेकंड के अंदर 6। अब देखिए सबसे पहले आप अपने पैरामीटर्स लिख लीजिए। 8 पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स एन की वैल्यू आपको गिवन है 8। 2 कंपार्टमेंट्स हैं, दैट मीन्स हमारा जो के हुआ करता था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। के कंपार्टमेंट्स, फर्स्ट कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स को हमने जी से एक्सप्रेस किया था, सो G1 फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर दिस इज 4। सेकंड कंपार्टमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, सो G2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। आर ऑफ इक्वल साइजेस, कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मत, और W N1 N2। अब हमें 2 ही टर्म्स लिखनी है, इट विल बी N फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, G1 पावर N1, G2 पावर N2। हमें वैल्यूज पुट करवा देनी है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए N1 N2 हो जाएंगे 4 and 4, 50-50 की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वी नो दिस। तो 4 यहाँ पे टोटल N इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए G1 यानी कि 4, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने हो गए? G1 और पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? 8 पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स एंड सेकंड कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। तो ये जो N1 है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर गए हुए पार्टिकल्स हैं विच इज 4। फिर उसके बाद G2 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू दैट इज 4, सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर गए हुए पार्टिकल्स। अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो 8 फैक्टोरियल है, आई कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब मैं 4 फैक्टोरियल पे इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, आई कैन कैंसिल इट विद दैट। तो एक 4 फैक्टोरियल मैंने नीचे एज सच रखा, 8 4 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया। यहाँ से एक 4 से आप इस एक 4 को भी जब भेज दीजिए, इस 2 से इस 2 को भी भेज दीजिए, इस 3 से इस 6 को भी भेज दीजिए 2। सो यू आर लेफ्ट विद दीज टर्म्स। यहाँ से इफ़ यू विल सॉल्व दिस फैक्टर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशंस यू कैन डू, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन था लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। लीस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होती थी? Pn0 या 0n, यानी कि एक कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली रह जाए, बाकी सारे के सारे फर्स्ट या सेकंड के अंदर चले जाए। सो W08 या फिर W80 ये हमें लिखनी है। n फैक्टोरियल मीन्स 8 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल्स एंड n2 फैक्टोरियल्स मीन्स 8 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, आगे पीछे रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू G1 पावर N1, G1 की वैल्यू है 4, G2 की वैल्यू है 2, N1 की वैल्यू है 8 एंड N2 की वैल्यू है 0। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल चला गया एंड योर आंसर इज 4 रेज टू पावर 8। आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी सॉल्व करेंगे यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करने वाला, बिकॉज ही और शी वांट्स टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं कि अगर आपने इसको ठीक कर दिया, समझ आ रहा है कि आपको पता है सेल्स कितनी हैं, कंपार्टमेंट्स कितने हैं और पार्टिकल्स कितने हैं, कौन सी सेल्स में कौन से पार्टिकल्स गए, कौन सा कंपार्टमेंट यूज़ किया, कौन सा नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया नहीं लगाया, आपको सबकी समझ है। यू आर मैच्योर एनफ, इतना ही वो चेक करना चाहते हैं। तो विद दिस जो बेसिक आइडियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है दैट इज ओवर। अगले लेक्चर्स के अंदर वी विल बी डीलिंग विद क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो एक नया अध्याय, एक नया पार्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, इतने पोर्शन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है एंड इफ समबडी इज फीलिंग कि आप लोगों को लगता है कि कोई 1 या 2 लेक्चर्स और यू आर रिक्वायरिंग ऑन न्यूमेरिकल या ऑन कॉन्सेप्ट्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि छूट गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी टेकिंग अप दैट। थैंक यू सो मच।